मोनू के पापा सुनो तो आज मोनू नया घर तलाशने की बात कर रहा था। वह काफी परेशान लग रहा था। मुझसे बोला कि मैं आपसे बात कर लूं, मगर मुझसे तो वह कुछ नहीं बोला। बात क्या है मोनू की अम्मा, खुलकर बोलो। कई वर्षों से बिल्डिंग को लेकर समिति, किराएदार, मालिक और हाउसिंग बोर्ड के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। ये तो मैं जानता हूँ, पर आखिर में फैसला क्या हुआ? वह कह रहा था कि हमारी बिल्डिंग अब बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी है, इसलिए बरसात के पहले सभी किराएदारों को घर खाली करने होंगे। सरकार की नई योजना के अनुसार इसे फिर से बनाया जाएगा, पर तब तक सबको अपनी अपनी छत का इंतजाम खुद करना होगा। वह कुछ रुपयों की बात कर रहा था। जल्दी में था, इसलिए आपसे मिले बिना ही चला गया। जमुना अब गहरी सोच में डूब गए। इतने बड़े शहर में बड़ी मुश्किल से घर परिवार का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। बुढ़ापे के कारण उनकी अपनी नौकरी भी अब नहीं रही। ऐसे में नया मकान ढूंढना, उसका किराया देना नाको चने चबाने जैसा है। गैलरी में कुर्सी पर बैठे बैठे जमुना शून्य में खो गए थे। उनकी आंखों के सामने 30 साल पहले का वह मंजर किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। दो छोटे छोटे बच्चे और मोनू की मां को लेकर जब वह पहली बार इस शहर में आए थे, तब यह शहर अजनबी सा लग रहा था, पर समय के साथ वह यहीं के होकर रह गए। सेठ किलाचंद जी एंड कंपनी में मुनी मजी की नौकरी, छोटा सा ऑफिस, एक टेबल और कुर्सी, मगर व्यापार करोड़ों का था, जिसका मैं एक छत्र सेनापति था। सेठ जी की ही मेहरबानी थी कि उस कठिन दौर में बड़ी मुश्किल से लाखों की पगड़ी का जुगाड़ कर पाया और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बना पाया, जो ऊबदार घर कब बन गया पता ही नहीं चला। दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने हक की छोटी सी जमीन, जहां सुकून से रात गुजर जाती थी और सुबह होते ही फिर वहीं रोज की आपाधापी भरी तेज रफ्तार वाली शहर की जिंदगी। पहली बार मोनू की माँ जब गांव से निकलकर ट्रेन में बैठी तो उसे सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था। 2 रात का सफर करते हुए उसे लगा जैसे वह विदेश जा रही हो। धीरे से वह कान में फुसफुसाई, अजी इससे तो अच्छा अपना गांव था, सभी अपने थे वहाँ। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पराये देश में आ गए हों। कैसे गुजारा होगा यहाँ? चिंता मत करो मोनू की अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मन करेगा यहाँ रहेंगे, और जब घुटन होने लगेगी तो गांव लौट जाएंगे। गांव का घर, खेत खलिहान इत्यादि सब है। अपने बड़े भाई के जिम्मे सौंप कर आया हूँ। बड़ा भाई पिता समान होता है। इन 30 सालों में इस अजनबी शहर में हम ऐसे बस गए मानो यही अपनी तपस्वी कर्मभूमि है। आज मोनू की माँ भी गांव में जाकर बसने का नाम नहीं लेती। उसे इस शहर से प्यार हो गया है। उसे ही क्यों, खुद मेरे और दोनों बच्चों के रोम रोम में यह शहर बस गया है। माना कि अब मैं थक चुका हूँ, मगर अब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है।
उन्हें ढंग की नौकरी मिल जाएगी तो उनके हाथ पीले कर दूंगा और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी। अचानक किसी की आवाज ने जमुना की तंद्रा भंग की। देखा तो सामने मोनू की माँ थी। अजी किस सोच में डूबे हो? सुबह से दोपहर हो गई, चलो अब भोजन कर लो। मोनू भी आ गया है, उससे पूरी बात कर लो और सब लोग मिलकर सोचो कि आगे क्या करना है। आखिर कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। भोजन के बाद जमुना का पूरा परिवार एक साथ बैठकर विमर्श करने लगा। मोनू ने बताया, पापा सब कुछ अब फाइनल हो गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें मालिकाना अधिकार का 250 फीट का फ्लैट मुफ्त में मिलेगा, मगर वह काफी छोटा पड़ेगा, इसलिए यदि कोई अलग से या मौजूदा कमरे से जोड़कर एक और कमरा लेना चाहता हो तो उसे एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा, पर उसके लिए बाजार भाव से दाम देना होगा। ठीक कहते हो मोनू, मुझे तो लगता है कि यदि हम गांव की कुछ जमीन बेच दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा और एक कमरा अलग से मिल जाएगा। अधिक रुपयों का इंतजाम हो जाए तो यह बिल्कुल संभव है कि हम अपना एक और फ्लैट खरीद लेंगे। जमुना बोले। बरसात से पहले जमुना और पूरे परिवार के साथ अपने गांव आ गए। गांव में प्रारंभ के दिनों में बड़े भाई और भाभी ने उनकी काफी स्वागत की, पर जब उन्हें पूरी योजना के बारे में पता चला तो वह लोग पल्ला झाड़ने लगे। यह बात जमुना की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ शक हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह जमीन की खोजबीन शुरू की। हकीकत का पता चलते ही उनके पैरों तले की जमीन ही सरक गई, मानो उन पर आसमान टूट पड़ा हो। अजी क्या बात है, खुलकर बताते क्यों नहीं? दिन भर घुटते रहते हो। यदि जेठ जी को हमारा यहाँ रहना भारी लग रहा है तो वह हमारे हिस्से का घर, खेत और खलिहान हमें सौंप दे, हम खुद अपना बना खा लेंगे। धीरे बोलो भाग्यवान, अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद उस कमीने भाई ने जालसाजी से अपने नाम करा ली है। झूठे कागजात बनाकर उसने दिखाया है कि मैंने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसे बेच दी है। हम बर्बाद हो गए। मोनू की अम्मा, अब तो एक पल के लिए भी यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह हुई कि साल 2 साल में एकाध बार यहाँ आकर अपनी जमीन जायदाद की कोई खोज खबर नहीं ली। अरे दया, ये तो घात हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कौन देगा हमें सहारा? कहाँ मिलेगा? हम अपने इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बच्चों को इस बात की भनक लग जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिलख करके मोनू की माँ रोने लगी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। ना चाहते हुए जमुना के मन में घुमड़ती पीड़ा की गठरी आखिर खुल ही गई थी। इसके बाद जमुना के परिवार में कई दिनों तक वाद विवाद होता रहा। सुकून की रोटी जैसे उनके नसीब की परीक्षा ले रही थी। अपने ही गांव घर में अब जमुना का परिवार बेगाना हो चुका था। उन्हें कोई सहारा नहीं दे रहा था। वह लोग जान चुके थे कि उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी,
पर इस समय गुजर बसर के लिए छोटी सी झुग्गी भी इनके पास नहीं थी। गांव की जमीन के हिस्से बड़े भाई को देकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी के चलते आज वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उसी गांव में मधुकर चौहान नामक संपन्न दलित परिवार था। गांव में उनकी अपनी बड़ी सी किराने की दुकान थी। बड़ा बेटा राम पढ़ा लिखा और आधुनिक ख्यालात का था। जब उसे जमुना के परिवार पर हो रहे अन्याय के बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा, पर वह मजबूर था। गांव में जात बिरादरी की राजनीति से वह पूरी तरह परिचित था। जमुना की मदद करने का मतलब अपनी बिरादरी से रोष लेना था, पर दूसरी तरफ उसे शहर से आए उस परिवार के प्रति लगाव भी था। उस दिन घर में उसके पिताजी ने जमुना को लेकर बात छेड़ी। जानते हो तुम लोग, हम वही दलित परिवार हैं जिसके पुरखे किसी जमाने में उसी जमुना के यहाँ पुश्तों से हरवानी किया करते थे। जमुना के दादाजी बड़े भले इंसान थे। जब हमारा परिवार रोटी के लिए मुहताज था, तब इस जमुना के दादाजी ने आगे बढ़कर हमें गुलामी की दास्ता से मुक्त देकर अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया था। उस अन्नदाता परिवार के एक सदस्य पर आज विपदा की घड़ी आई है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज उसी परिवार की बदौलत गांव में हमारी दुकान है और हम सुखी हैं। हाँ बाबूजी, हमें सच का साथ देना चाहिए। मैंने सुना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंक के दरवाजे सामान्य लोगों के लिए खुले, तब बड़े जमुना ने हमें राह दिखाई थी। यह उसी परिवर्तन के दौर का नतीजा है कि कभी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला गांव का यह दलित परिवार आज संपन्न परिवार में गिना जाता है और शान से रहता है। राम ने अपनी जोरदार हुंकारी भरी राम ताल ठोंक कर अब छोटे भाई जमुना के साथ खड़ा हो गया था। काफी सोच समझकर चौहान परिवार ने जमुना से विमर्श किया। हम आपको दुकान खुलवाने और सिर पर छत के लिए जगह, जमीन, पैसा इत्यादि की हर संभव मदद करने को तैयार हैं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। एक दिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा। चौहान परिवार का भरोसा और साथ मिल जाने से जमुना परिवार का हौसला बढ़ गया था। राम के सहारे अंकिता अपनी दुकानदारी को बखूबी संभालने लगी थी। इससे घर में पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे उनके पंखों में बल आने लगा और वह अपने पैरों पर खड़े हो गए। जमुना की दुकानदारी का भार उनकी बिटिया अंकिता के जिम्मे था, क्योंकि जमुना और उनका बड़ा बेटा अक्सर कोर्ट कचहरी और शहर के फ्लैट के काम में व्यस्त रहते थे। इस घटना से गांव के ब्राह्मण घरों में जाति बिरादरी की राजनीति जन्म लेने लगी। कुंठित दलित बिरादरी के लोग भी राम और अंकिता को लेकर साजिश रचने लगे। चारों ओर तरह तरह की अफवाहें रंग लेने लगी, पर बाप बेटे ने पूरे गांव को खरी खोटी सुनाते हुए अपने हक की लड़ाई जारी रखी। इस काम में राम तन मन और धन से उनके साथ था। उसने जिले के नामचीन वकील से जमुना की मुलाकात कराई और उसकी सलाह पर ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। छोटी मोटी इस उड़ान को भरते भरते अंकिता और राम कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इनका उन्हें पता ही नहीं चला।
इस बात की भनक पूरे गांव को लग जाती है। लोग इस बेमेल विवाह को जाति का रंग देकर जमुना और चौहान परिवार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस काम में अंकिता के ताऊजी अगड़िए भर थे। जमुना के परिवार को जब इस बात की जानकारी होती है तो वह राजी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इतने वर्षों तक बड़े शहर में रहते हुए उनकी सोच भी बड़ी हो चुकी होती है। जात बिरादरी के बजाय सम्मान, इज्जत और इंसानियत को देना चाहते थे। जमाने बदलते दस्तूर के साथ परिवर्तन की आंधी अब अपना रंग जमा चुकी थी। अंकिता ने अपना निर्णय सुनाया, बाबूजी, मैं राम से प्यार करती हूँ और हम शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपनी नई राह बनाना चाहते हैं। बेटी, हम तुम्हारे निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अपना भला बुरा तुम अच्छी तरह जानती हो। चौहान परिवार के हम पर बड़े उपकार हैं। आखिर में चौहान और जमुना के परिवार आपसी रजामंदी से उसी गांव में विरोधियों की छाती पर मूंग दलते हुए अंकिता और राम की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न करा दी। एक दिन वह भी आया जब जमुना अपनी जमीन जायदाद की लड़ाई जीत गए और उनकी खोई हुई संपत्ति उन्हें वापस मिल गई। जालसाजी के केस में उनके बड़े भाई को जेल जाने की नौबत आ गई।